हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB एग्जाम, क्योंकि DSSB एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, एज वेल एज अगर आप किसी और ऐसे अन्य टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस थ्योरी विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, डोंट स्किप, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा 1 से 2 नंबर को लेने में, एंड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जो है वो पूछे जा रहे हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दोज एरियाज जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको हम फोकस करेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ना है बिकॉज दिस थ्योरी इज इन वेरी वेरी डिटेल। तो हम बहुत डिटेल में हम इसको नहीं देखेंगे, हम वही चीज़ें देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे कि थ्योरी जो है कब इन्होंने, कोल्ब ने कब दिया था। तो कोल्ब का नाम याद रखना है कि कोल्ब ने इस थ्योरी को दिया और 1984 में इन्होंने अपने इस थ्योरी को दिया था। कब दिया था? 1984 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में बेसिकली उन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात की थी। अगर ओवरऑल थ्योरी का बेस में अगर देखूं तो वहां पर क्या है कि इट कंसर्न विद लर्नर्स इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस। ये किस पर फोकस करती है पूरी की पूरी थ्योरी? जो एक लर्नर है उसके इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है। आपको अब आइडिया क्या लग रहा है कि जो थ्योरी थी उसमें कोल्ब ने फोकस किया था हमारे इंटरनल कॉग्निटिव एरियाज या कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस होते हैं उस पर, कि हम कैसे संज्ञानात्मक रूप से सोचते हैं, विचार करते हैं, कोई थ्योरी बनाते हैं, एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, फील करते हैं। दीज आर ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। एंड इसके अलावा कोल्ब ने ये बोला कि जो भी इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस है एंड जो लर्निंग होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। ओके, सो वी लर्न एनीथिंग इन इंटीग्रेटेड मैनर। इसमें कोल्ब ने बात की थी। उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी जिस डेफिनेशन को अभी हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि लर्निंग इज अ प्रोसेस, एक जो अधिगम होता है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने ये कहा कि लर्निंग जो है वो तो हमें पता है कि वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जबकि जो नॉलेज होता है वो क्या होता है, वो क्रिएट किया जाता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू। यानी जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम गेन करते हैं उसके थ्रू जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने अनुभवों में जब हम आए दिन परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, तो उससे हमारा क्या क्रिएट होता है? नॉलेज क्रिएट होता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस डेफिनेशन को अगर आप थोड़ा सा थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। इन्होंने अपनी थ्योरी में 2 लेवल्स की बात की थी। पूरी थ्योरी को 2 लेवल में बांटा है। पहला लेवल क्या था कि हम कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं। आप कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी बच्चा कुछ लर्न करता है, वो कुछ स्टेजेस से गुजरता है, जहां पे 4 स्टेजेस की बात की। तो जब भी हम कोई चीज सीखते हैं ना, हम उन 4 प्रोसेसेस से होके गुजरते हैं जो कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड है। और उसके बाद हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक्सपीरियंसेस को, उसमें भी यही बात कही गई है कि जो भी नॉलेज क्रिएट किया जाता है ना, वो 4 चरणों में एक बच्चा नॉलेज को बनाता है। और डिफरेंट हमारे सीखने के क्या होते हैं? स्टाइल्स होते हैं। हर व्यक्ति में सीखने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। तो इसमें बेसिकली जो मेजर पॉइंट है इस थ्योरी का वो ये है कि इसमें 2 चीज़ों की बात कोल्ब ने की है। पहला कि जो भी नॉलेज होता है, जो भी नॉलेज ट्रांसफॉर्म होता है, वो 4 चरणों में होता है और 4 स्टाइल्स होते हैं सीखने के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस डायग्राम के बारे में, बिकॉज दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ खेल जो है वो यही है, इसको समझ जाओगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड अभी जो रिसेंट आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपसे ना पता है ये पूछा जा रहा है कि AC + AE किस में आता है, EC + AE किस में आता है। तो इसको आप समझ लेंगे तो ये थ्योरी फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, एक एक चरण को बात करेंगे कि एक एक चरण में हम कैसे सीखते हैं। सबसे पहला चरण क्या आता है? कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस क्या है? जहां पे आप किसी चीज को करके सीख रहे हो, आप उसको करके सीख रहा है, यानी आप कंक्रीट मूर्त चीजों से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज आपको कोई भी चीज सीखनी है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है वो यहाँ पे जो है कोई साइकिल, मान लो ये साइकिल चलाना एक बच्चा सीख रहा है यहाँ पर।
तो वो पहले क्या करेगा, अगर उसको सीखना है, साइकिल चलाना सीखना है अगर किसी को, तो वो पहले क्या करेगा, एक्सपीरियंस लेगा, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, जो कि हमारे फीलिंग के अंदर आता है। आप फील कर रहे हो सबसे पहले, ठीक है। आप जो भी चीज सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक कंक्रीट एक्सपीरियंस ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब उस बच्चे ने जो साइकिल चलाना सीखा था, अब साइकिल चलाना सीखने के लिए उसने पहले स्टार्ट किया, पहले उसने कंक्रीट एक्सपीरियंस लिया, मूर्त अनुभव उसने लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेगा। अब वो ये देखेगा कि अच्छा मैंने इसको चलाया, कैसे चलाया, क्या जो भी उसने एक्सपीरियंस, जो भी उसने कंक्रीट एक्सपीरियंस लिया, उस पर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उस पर वो विचार करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो साइकिल चलाना सीख रहा था, उसे किसी ने बोला कि बेटा आप ना इसको गलत तरीके से चला रहे हो, मतलब साइकिल को चलाने का ऐसा तरीका होता है, ऐसा होता है। तो अब बच्चा वहां पे क्या करेगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेगा। वो फिर ये सोचेगा कि उसको कैसे चलाना है, अगली बार वो अगर साइकिल चलाएगा तो किस तरीके से चलाएगा। दैट मीन्स कि पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस उसने लिया, उसके बाद जो उसने गलती की, जो उसको लगा कि आई थिंक मुझे ऐसे चलाना चाहिए, उसको किसी बड़े ने कहा कि बेटा देखो ऐसे चलाया जाता है, तो वो फिर वहां पे ऑब्जर्व करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा जो उसने गलती की। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, जो भी हमने सीखा है उसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे वो जनरलाइज करता है कि अच्छा मुझे ऐसे सीखना है। जैसे मान लीजिए चलाना सीखा, उसकी कोई गलती हुई, उसने वहां पे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको ये पता चला कि अच्छा मुझे अगली बार मैं अगर साइकिल चलाऊंगा तो मैं हैंडल इस तरह से ना पकड़ के दूसरे तरीके से पकड़ूंगा, या जो मैंने गलती की है उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज पे क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे जाते हैं, हम किसी ना किसी जनरलाइज्ड आइडिया पे जाते हैं, हम एक रूल पे जाते हैं कि अच्छा काम ऐसे होगा, ठीक है। मतलब जो भी आप पढ़ते हैं ना, जनरलाइजेशन करना, किसी थ्योरी पे जाना, किसी कंसेप्ट को बनाना, वो सब हमारा किसका पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का पार्ट है। साइकिल चलाना सीखा, जो गलती हुई उस पर उसने ऑब्जर्व किया, उसने दूसरों को देखा कि कैसे करना है, यानी वॉचिंग आ गया। उसके बाद उसने खुद के दिमाग में एक आइडिया बनाया। हमारा सबका अपना अपना आइडिया होता है कि अच्छा मुझे अब ऐसे सीखना है, या इसको ऐसे किया जाता है, साइकिल चलाने का काम ऐसा होता है, या कुछ भी, जैसे एनीथिंग यू आर लर्निंग राइट नाउ, आप ये सोचोगे कि अच्छा ऐसे करना है मुझे, ठीक है। और उसके बाद 4 पे क्या आ जाता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है। अब आपने जो चीज यहाँ सोची थी, जो रूल आपने सोचा, जो आपने जनरलाइज्ड आइडिया सोचा था, उसको अब यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल सिचुएशन में करते हैं। तो ये क्या है, दीज आर 4 स्टेजेस जो कि कोल्ब ने अपनी थियरी में बोला है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज you are learning to speak any language, suppose you are learning to speak English, so अब आप पहले क्या करोगे, if you are really want to learn English, then पहले you will speak up, है ना। आप पहले concrete experience करोगे, आप पहले ऑडियंस के सामने बोलना सीखेंगे, या आप किसी और के सामने बोलना सीखेंगे। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप नहीं सीखोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस हमें लेने पड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपने कोई गलती कर दी बोलते समय, सपोज इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी एंड इफ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक, देन वो आपको बताएगा सामने वाला इंसान कि अच्छा ये आपने गलत किया है, या आप खुद से ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, आप रिफ्लेक्ट करेंगे कंक्रीट एक्सपीरियंस के बाद कि अच्छा मेरी ये गलती थी। देन यू विल कॉन्सेप्चुलाइज एनी आइडिया। उसके बाद जो भी आपने सीखा उसको आपने कंसेप्चुलाइज किया, आपने कंसेप्ट बनाया, आपने एक जनरलाइज्ड आइडिया बनाया कि अच्छा ऐसे मुझे बोलना है। देन आप एक्टिव एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। कुछ भी सीखते हैं हम तो ये हमारे 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हमारे क्या है, 4 स्टेजेस है ये, बेसिकली दीज आर कॉल्ड स्टेजेस, ओके। अच्छा, इसमें स्टेजेस के बाद कोल्ब ने बोला हमारे कुछ लर्निंग स्टाइल्स होते हैं जो कि इन्हीं पे आधारित होते हैं। अब ये वाली जो बात है ना, ये जो चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एकोमोडेटर्स कौन होते हैं, 4 लर्निंग स्टाइल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है एकोमोडेटर्स, कन्वर्जर्स, डाइवर्जर्स एंड एसिमिलेटर्स, ठीक है। जैसे कि
डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सुना होगा आपने, ऐसे डाइवर्जर्स कन्वर्जर्स। एसिमिलेशन एकोमोडेशन सुना होगा, एसिमिलेटर्स एकोमोडेटर्स। ठीक है, सबसे पहले आता है एकोमोडेटर्स। एकोमोडेटर्स वो लोग होते हैं जो ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। दे कैन कैरी आउट प्लान्स, वो प्लान को आगे एग्जीक्यूट करते हैं एंड वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं एकोमोडेटर्स का यहाँ पर लर्निंग स्टाइल इस डायग्राम में देखूं तो एकोमोडेटिंग ये आ जाएगा। ठीक है, समंजन जिसे कहा जाता है, इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है CE प्लस AE। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये बनेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं पूछेगा इस थ्योरी में, यही चीज पूछी जाएगी। ठीक है, आपसे एकोमोडेटर्स अगर पूछ रहा है, एकोमोडेटर्स लोग क्या उनकी क्वालिटी होती है, लर्निंग स्टाइल उनका कैसा होता है, वो कैसे सीखते हैं, तो वो एक तो एक्टिव एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। डूइंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, कुछ भी रटना नहीं है। डूइंग सबसे पहले आएगा AE यानी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस विच इज कॉल्ड फीलिंग, CE plus AE। C stands for concrete experience and AE called active experimentation। तो ये जो एकोमोडेटर्स लोग होते हैं वो फीलिंग एंड डूइंग से सीखते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फीलिंग का मतलब है आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड डूइंग का मतलब है कि ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो फीलिंग प्लस डूइंग किस में आ जाएगा, AE और CE आपका एकोमोडेटर्स में आ जाएगा। तो इनका जो लर्निंग का तरीका होता है वो क्या होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डूइंग एंड ये प्लान को कैरी आउट करते हैं। कोई भी चीज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यहाँ पर, एंड ये लोग फील करते हैं, यानी कि ये लोग अडाप्ट कर सकते हैं किसी नए सिचुएशन में। ठीक है, तो ये है आपका एकोमोडेटर्स। सेकेंड आते हैं कन्वर्जर्स। अब देखो कन्वर्जर्स कहाँ पे आएंगे, जहां पे आपका क्या आ जाएगा, अभिसारी आ जाएगा। कन्वर्जर्स के अंदर कौन आ जाएंगे, ये वाला एस्पेक्ट आ जाएगा जिसमें आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ये वाला एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। ओके, यानी कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग डूइंग में और डूइंग और थिंकिंग में बिलीव करते हैं, डूइंग प्लस थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो वही है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को बनाना, एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि आप एक्चुअल सिचुएशन में उसको टेस्ट कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो कोई चीज। तो कन्वर्जर्स कौन होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं किसी चीज का। जैसे आपने यहाँ पे कोई चीज को थ्योरी बनाई, आपने कुछ जनरलाइज किया, देन आप क्या करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यही कन्वर्जर्स की दोनों जो क्वालिटी है, दोनों जो AE और AC है, ये दोनों ही कन्वर्जर्स के अंदर आती है। जो लोग प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कर पाते हैं किसी चीज को, प्रैक्टिकली ये लोग अप्लाई करते हैं, डिसीजंस लेने में ये लोग अच्छे होते हैं, आइडियाज को एंजॉय करते हैं, एंड टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये लोग टास्क को करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो इसी का पार्ट है, कन्वर्जिंग का पार्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब थिंकिंग, यानी ये लोग आइडियाज को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जर्स का आपको क्या याद रखना है कि प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं जो भी इन्होंने सीखा। डिसीजंस लेना किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, कोई चीज जनरलाइज कर रहे हैं, कोई आइडिया बना रहे हैं, कोई डिसाइड कर रहे हैं कोई चीज। तो ये दोनों जो है ये कन्वर्जिंग का पार्ट है। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस चार्ट को बस एक दो बार ही देख लेंगे तो आपको ना ये नेम याद हो जाएंगे। एक बार से आप रफ अपनी नोटबुक में इसको बना के देखना, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये था कन्वर्जर्स का, टास्क ओरिएंटेड लोग ज्यादा होते हैं ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जर्स। डाइवर्जर्स कौन लोग होते हैं, डाइवर्जर्स आ जाएंगे हमारे इधर। ठीक है, अपसारी लोग जो होते हैं, इसमें आपका दो एस्पेक्ट आ जाएगा, CE प्लस R और O। ठीक है, CE प्लस RO। CE मतलब आपका फीलिंग आ गया। ठीक है, फीलिंग, कंक्रीट एक्सपीरियंस आ गया, प्लस वॉचिंग। तो ये लोग हो गए आपके अपसारी। अब इनकी क्वालिटी है कि ये लोग जनरेट करते हैं आइडियाज को। अपसारी मतलब अलग दिशाओं में सोचने वाले लोग, तो ये जनरेट करते हैं नए आइडिया को। ये लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पना बहुत ज्यादा करते हैं। ये लोग नए आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करना, इन्वेस्टिगेट करना, अन्वेषण करना, खोज करना, डिस्कवरी करना, नए आइडियाज को निकालना इन लोगों का काम होता है। एंड ये लोग आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं।
ठीक है, तो ये कौन है, डाइवर्जेंट लोग हैं, डाइवर्जर्स इन्हें कहा जाता है। और किस में आएंगे ये आएंगे कंक्रीट एक्सपीरियंस में और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में। तो CE प्लस RO आपको याद रखना है। RO मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, CE का मतलब होता है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट जो लोग होते हैं वो कंक्रीट किसी चीज को सबसे पहले क्या करते हैं, कंक्रीटली उस चीज को फील करते हैं, ठीक है। कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब मूर्त अनुभव ऐसे लोग लेते हैं, और एंड देन ये ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, नए नए आइडिया को जनरेट करते हैं ये लोग। तो ये आ जाएगा आपका डाइवर्जर्स में, ठीक है। ये 2 कैटेगरी आ गई। और लास्ट आपका क्या बचा, एसिमिलेटेटर्स। तो एसिमिलेटर्स कौन होते हैं, जो आत्मसात कर पाते हैं। ये लोग इंडक्टिव रीजनिंग का यूज ज्यादा करते हैं, यानी एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाना, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ ये लोग जाते हैं। पहले ये लोग कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन ये किसी फॉर्मूला पे जाते हैं, तो ये इंडक्टिव हुआ। तो एसिमिलेटेटर्स कहाँ आ गए, ये वाले एसिमिलेटिंग, ठीक है। एसिमिलेटिंग में आपके देखो 2 चीजें आ गई इसके अंदर, पहला आपका AC और दूसरा क्या है RO। ACRO, AC का मतलब क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन मींस थिंकिंग एंड RO मींस वॉचिंग। सो यहाँ पे 2 चीजें शामिल है, ठीक है, थिंकिंग प्लस वॉचिंग। तो जो एसिमिलेटेटर्स होते हैं, आत्मसात करने वाले लोग होते हैं, ये लोग इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं। पहले यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद ये क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, यानी इंडक्टिव है। ऑब्जर्वेशन से कहां जा रहे हैं, जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कोई चीज नियम को बना रहे हैं, यानी ये लोग इंडक्टिव रीजनिंग में बिलीव करते हैं, ठीक है। एसिमिलेटेटिंग का मतलब है कि नई नई चीजों को एड ऑन करते हैं ये लोग, इंडक्टिव रीजनिंग, और थ्योरेटिकल मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, थ्योरेटिकल मॉडल्स को क्रिएट करना मींस आप यहाँ पे कंसेप्ट बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, आप किसी आइडिया को बना रहे हो, थ्योरी को बनाना, किसी मॉडल को बनाना या किसी कंक्लूजन पे जाना। तो ये लोग जो है थ्योरेटिकल मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पे ये लोग रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद ये लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई हाइपोथेसिस को बनाते हैं जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का पार्ट है, इसीलिए ये लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में अच्छे होते हैं। और थिंक एंड ऑब्जर्व, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थिंक करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, नॉट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बिलीव नहीं करते हैं। अब आप यहाँ इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वॉचिंग का काम है, रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन RO एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, थिंकिंग एंड वॉचिंग का काम है। यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी एक्टिव एक्सपेरिमेंट का काम यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो एक्टिवली एक्सपेरिमेंट ना करके केवल ऑब्जर्वेशन और वॉचिंग पे बिलीव करते हैं। ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं आइडियाज को, थिंक करते हैं, बट नॉट इन अ प्रैक्टिकल वे। यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये लोग नहीं करते हैं। तो दीज आर 4 लर्निंग स्टाइल्स विच कोल्ब हैज डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर एकोमोडेटर्स, कन्वर्जर्स, डाइवर्जर्स, एसिमिलेटेटर्स। अब इन चारों स्टाइल में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एकोमोडेटर्स हैं उसके अंदर CEAE होता है कि CERO होता है। तो ये आपको नेम जो है एज इट इज याद रखना है। भले ही आपको ये चीजें याद ना हो, बट you should learn about these stages and also the learning styles। ये 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी थ्योरी के अंदर। ओके, सो गाइज यहाँ पे अब हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प की होगी इस वीडियो ने। एंड इफ यू आर रियली enjoying watching my session, then you can subscribe to this channel for more videos. And if you have any doubt regarding any question, regarding any video, कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो या फिर कोई आपको सजेशन देना हो, so please let me in the